नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो अपने टेस्ट सीरीज की दूसरी श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी 20 क्वेश्चन जो हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हो गए थे और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सॉल्व करेंगे और इसके अलावा 10 क्वेश्चन हम हिंदी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और बाद में इसका पीडीएफ जो है ये डिस्क्रिप्शन में 2 दिन बाद अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर इस टेस्ट का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसका जो है डिस्कशन जो चर्चा किया जाएगा उसे आप सुनिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो हमारा 20 क्वेश्चन तक हो गया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा आपका कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा आपका कह रहा है रुचियों की भिन्नता और चौथा कह रहा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो आप लोग गेस करिए कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए अध्यापक के व्यवहार, ठीक है, और जो विद्यालय का वातावरण होता है का प्रभाव जो है वो विद्यार्थियों की जो है मानसिकता पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण क्या है, एक अद्वितीय भूमिका निभाती है। तो इसमें आपका उस क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही होगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो अच्छे बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका 21 का डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 22 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। आपका पहला है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। बी कह रहा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। तीसरा कह रहा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। डी कह रहा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो 22 का जो है वो डी होगा। क्यों? क्योंकि कमजोर वर्ग के बालक किन्हें हम उन्हें बोलेंगे जो ऐसे अभिभावकों के बच्चे हैं जो सरकार द्वारा जो न्यूनतम सीमा एक निर्धारित की गई है जो आय प्रमाण पत्र के द्वारा होता है उसके अगर नीचे से कम आते हैं अर्थात वो गरीबी रेखा में हैं तो किस में आएंगे, कमजोर वर्ग के बालक आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो है वो कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है कि अगर पहला क्वेश्चन आपका है कि 30 होगा, दूसरा कह रहा है 40 होगा, तीसरा कह रहा है 45 होगा और डी कह रहा है 50 होगा। तो कितना होगा? 2009 में क्या कह रहा है कि अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो कितना होगा, तब रेशियो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितने का होगा? 40 को। ये आपको याद रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अनुपात क्या देखेंगे, 1:30। लेकिन अगर 200 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 23 का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, ये कह रहा है यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बी कह रहा है यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी आपका कह रहा है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। डी आपका कह रहा है स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिए आप लोग ने मैक ग्रेथ को पढ़ा होगा जिन्होंने कहा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान जो है, ठीक है, वो संगठित खोजपूर्ण क्रिया है। कैसी है? संगठित खोजपूर्ण क्रिया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है वो व्यक्ति हो या कोई समूह हो कि क्रिया में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना है, कि विकास के लिए अध्ययन करना है और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। ठीक है,
तो अतः जो है वो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों क्या है, आपके उद्देश्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं सही होगा, सी है आंसर आपका, सही नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। किसके बारे में, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ये आपका कह रहा है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी कह रहा है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी आपका कह रहा है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी कह रहा है शिक्षण जो है अन्वेषण है। आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका कौन सा नहीं सही होगा। देखो, शिक्षण में सुधार किया जाता है, सही है। शिक्षण जो है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, ये भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी, ये भी सही है। तो कौन सा गलत होगा आपका, शिक्षण जो है वो अन्वेषण नहीं है। ठीक है, अन्वेषण ये गलत है, अन्वेषण क्या है, नहीं है। तो इसमें आपका 25 का डी सही होगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। गुणवत्ता आयाम के संदर्भ में, ठीक है। ये कह रहा है भौतिक संसाधनों को। बी कह रहा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। सी कह रहा है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को। डी कह रहा है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2005 में जो है गुणवत्ता आयाम में सबसे अधिक जो महत्व दिया गया था वो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अनुभव दिया गया था, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, और इन्हें जो है पाठ्यक्रम को जो है बच्चों के अनुसार ढाला गया था, ना कि पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को ढाला जाए। तो इसलिए आपको इसमें 26 में क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा, कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ए कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक। बी विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग गेस करिए कि इसमें कौन सा सही होगा। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है 2005, ठीक है, जब इसमें पढ़ेंगे आप तो इसमें कहा गया है कि कक्षा जो 10 है, ठीक है, जो क्या है, कक्षा 10 की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक हो, इस संदर्भ में सुझाया गया है, लेकिन लागू नहीं किया गया है। कक्षा 10 की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक है, ऐसा क्या किया गया है, सुझाया गया है। ठीक है, तो आपका 27 का जो है आंसर ये सही होगा, अर्थात पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला आपका है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बी कह रहा है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। सी कह रहा है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। डी आपका कह रहा है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। इसमें आप लोग गेस करिए कि सफलता, दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें जो है जो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में अगर सफलता प्राप्त करने के लिए जो है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण आवश्यक है, जिससे बालक क्या है जल्दी से जल्दी सीखे और उसका तुरंत इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 29 आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है, पहला, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बी कह रहा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी कह रहा है अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी आपका कह रहा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस समय तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है कि किसी भी कोई भी बालक हो तो जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इस तथ्य का पुष्टि पोषण करना ही मूल्यांकन का जो है प्रमुख उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या प्रमुख उद्देश्य है कि जो अपने दैनिक जीवन में बालक जो है जो दैनिक जीवन में जो सीख रहा है क्या उसका अपने दैनिक जीवन में सही से प्रयोग कर पा रहा है, उसका मूल उद्देश्य वही है, ताकि वो अपने दैनिक जीवन में जो है उनका जो है पुष्टि पोषण प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 का कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न से किसे बेहतर, पहले वीडियो अनुरूपणा, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी उपरोक्त सभी।
तो 30 का जो है देखिए, प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं, ठीक है, वो स्वयं के द्वारा जो अनुभव है सीखना वही उपयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि इससे उनकी सोच का जो है सृजन जो है अधिक प्रभावशाली तरीके से हो जाता है। वीडियो अवलोकन करना, प्रदर्शन करना, पता लगा कि गांव में आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और किसी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पता लगा बच्चे 2 मार ही कर लिए या कुछ नुकसान कर दिए, तो पता लगा कि कुछ सिखाने के बजाय आप खुद मतलब में क्या है डिस्टर्ब हो गए। तो इसलिए मतलब में स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव है उनका वो अधिक प्रभावी होगा। तो जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा वही आपका तीसरा सी सही होगा। अब हम लोग हिंदी के 10 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन हम लोग 30 कर चुके हैं, तो एक 30वां होगा कि विद्यालय शब्द में है, क्या है ये, स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द में है, कौन सी संधि है, तो विद्यालय में कौन सा होगा, गेस करिए आप लोग, स्वर संधि होगी। कैसे, विद्या धन आलय, तो आ धन आ बराबर आ, तो इसमें आ और आ स्वरों के मिलने से आ दीर्घ स्वर ही बनता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जो है वो किसका प्रकार है, स्वर संधि का प्रकार है, तो क्या होगा, स्वर संधि होगा। व्यंजन क्या है, जिसमें व्यंजनों के मेल से जो बनता हो। विसर्ग क्या है, जैसे विसर्ग का जो है ज़्यादातर प्रयोग कहाँ पर होता है, संस्कृत में होता है, ठीक है। तो इसमें 31 में कौन सा सही होगा, आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए पाधन वन, बी पौधन अन, सी पोधन अन, डी पोधन ना। तो आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। तो इसमें 32 का जो है आपका कौन सा होगा, सी होगा। देखो, चूंकि पवन में जो है शब्द में औ निहित है, आ और व निहित है, जो औ और आ से मिलकर बनता है और अयादि संधि का उदाहरण है। कैसे अयादि संधि है, क्योंकि पा धन ओ धन आ, ओ धन आ से क्या बनेगा, वाह बनेगा, और प्लस ना है ही आपका, तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। तो ये किसका है, अयादि संधि का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा, पोधन अन। अब क्वेश्चन नंबर आपका 33 का, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में पहला कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है दो, सी कह रहा है तीन, डी कह रहा है अनगणित। आप लोग गेस करिए। तो हिंदी में जो है सिर्फ 2 वचन होते हैं, कौन कौन, एक वचन और बहुवचन। और पूछता ये कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहा है कि आगरा का बहुवचन होगा। ए कह रहा है आगरे, बी कह रहा है आगरू, सी कह रहा है आगरे, डी कह रहा है बहुवचन नहीं होगा। तो किसी, हाँ आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा, गेस कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, तो इसमें डी होगा, बहुवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी शहर का नाम जो है वो बहुवचन नहीं होता है भाई। जैसे मान लो लखनऊ है तो क्या कह देंगे, लखनऊ, बहु लखनऊ हो जाएगा, नहीं होगा। या मान लो आगरा है तो आगरू नहीं होगा ना। तो कोई भी शहर है या कोई नाम है तो उसका बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 34 का डी सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, ए पद, बी विकारी शब्द, सी अविकारी शब्द, डी पदबंध, ठीक है। तो आप लोग गेस करिए क्या कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, सी अबकारी शब्द कहा जाएगा, ठीक है। देखो, ऐसे शब्द जो हैं जो लिंग वचन पुरुष कारक जो है में परिवर्तन के बावजूद जो है कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो क्या होते हैं आपके अविकारी शब्द होते हैं। जैसे जब, तब, इधर, उधर। इधर में अगर कोई भी आप लगा दीजिए, कोई लिंग वचन पुरुष कारक, तो क्या इधर से क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्या होगा मर्दे, अविकारी शब्द जो है वो ऐसा शब्द होता है जिसमें कुछ भी कर लो भाई वो परिवर्तित नहीं होगा। जैसे इधर हो गया, उधर हो गया, जब हो गया, तब हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 लेते हैं कि शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। पहला है तृष्णा, बी कह रहा है तृष्णा, सी कह रहा है तृष्णा, डी कह रहा है तृष्णा। तो कौन सा होगा, आप लोग गेस करिए। गेस कर लिया होगा, तो इसमें आपका डी होगा, तृष्णा, ये आपका सही होगा। तो 36 का कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 37। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, ये कई बार आ चुका है, टेट में भी आ चुका है, शायद सुपर टेट में भी आया था, और इसके बाद में सी टेट में भी कई बार आया है। तो कब का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये कह रहा है कवित्री,
बी कह रहा है कवि, सी कह रहा है कवयित्री, सी कह रहा है कवियत्री। तो कौन सा होगा, गेस करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी होगा, क्या होगा, कवियत्री। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे आते हैं। कह रहा है कि संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ये संस्कृत, बी तद्भव, सी तत्सम और डी देशज। ठीक है, तो 38 में जो है क्या होगा, आप लोग गेस करिए। तो 38 का सी होगा। देखो, जो ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत होते हैं लेकिन हिंदी में भी उनका जो है वैसे का वैसे ही बाबू प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। संस्कृत तो आप जानते ही हैं, तद्भव, जैसे आपका आग है तो तद्भव हो गया, अग्नि है तो क्या हो गया, तत्सम हो गया। ठीक है, जो बिगड़े रूप से बनते हैं तो तद्भव हैं। देशज क्या है, जो देश में जन्मा हो। विदेशज क्या है, जो विदेश में जन्मा हो। तो बिना किसी परिवर्तन के कौन सा होगा, तत्सम, और जो परिवर्तन के साथ में होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 39 लेते हैं। कह रहा है जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा प्रधान समास और डी तत्पुरुष समास। आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। तो 39 का ये होगा द्वंद्व समास। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्वंद्व समास में जो है सभी पद जो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इसमें जो है 3 भेद होते हैं इसके, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, जैसे अन्न जल है, इन दोनों में जैसे पद जो है अन्न और जल क्या है, प्रधान है, पाप पुण्य है तो दोनों प्रधान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो क्या होगा, द्वंद्व समास आपका सही होगा। अब अगर हम द्विगु समास की बात करें तो इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्या बोधक होगा। क्या होगा, संख्या बोधक होगा। ठीक है, जैसे नवग्रह हो गया, त्रिरत्न हो गया, पंचानन हो गया। ठीक है, और समास में जो है प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, द्वितीय क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के कई सारे भेद हैं, तो जब हम लोग पढ़ेंगे समास तो उसमें हम आपको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, जो है लास्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो कौन सा होगा, आप लोग गेस करिए। तो 40 का जो है आपका डी उज्ज्वल होगा। देखिए मित्रों, आप लोग जिस समय आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस समय का जितना भी सदुपयोग कर लेंगे ये अपने आप में आपकी सफलता को तय करेगा, क्योंकि यही चल के आपको बताएगा कि आप सफल हैं या असफल हैं। तो इसलिए मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करिए लेकिन पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, कोई अच्छी बुक हो। अगर आपको किताबें नहीं मिल रही हैं कि भाई हम किस किताब से तैयारी करें, तो इसकी आप एकदम चिंता ना करिए। अगर आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास की कोई भी बुक पढ़िए, सिर्फ उसे एक बार ना पढ़िए, उसे 20 बार पढ़िए। आप किसी कोई बुक खराब नहीं होती है, बस जो हमारे समझने का तरीका है, हमें किस बुक से कितना ज़्यादा समझ में आता है वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपकी बुक क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी आप लोगों का जो है बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी भर्ती आने वाली है और चुनाव से पहले ही सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो आप लोग कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। और जो अपनी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपको जो है सफलता दिलाएगी। तो अपनी निरंतरता बनाए रहिए, आधे घंटे ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। तो इसलिए आप लोग अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करिए और जनवरी तक आप लोग अपना क्या है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सिर्फ रिवीजन कीजिए और जो आपका जीएस वाला पोर्शन है आप पेपर पढ़ते रहिए। और जब एकदम लास्ट में जब आपका पेपर होने वाला होगा तो उसके 15 दिन पहले से आप एक स्पीडी लीजिएगा, उसी को 4-5 बार मार दीजिएगा। बस आपका गारंटी है कि पूरा 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भले ही हो, बाकी जीएस का पूरा फंस जाता है। तो आप लोगों को एकदम टेंशन नहीं लेना है और अपनी तैयारी बनाए रहिए। बस यह कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और हम लोग फिर कल मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। थैंक यू।